हेलो एवरीवन। विलियन चैप्टर नंबर 2 उसके मॉड्यूल 15 पिछले क्लासेस में मैंने फ्री किए थे, पूर्ण किए थे। 15वें मॉड्यूल में हम लोगों ने परासरण दाब का प्रदर्शन और परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आए होंगे आप लोगों को। जहां तक परासरण का प्रश्न है तो मैंने आपको व्यवहारिक उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, अगली मॉड्यूल जो मैं बार बार अक्सर कहता हूं आपको, अगला मॉड्यूल तभी पढ़ा करें जब आपको पिछले मॉड्यूल की पूरी जानकारी हुआ, क्योंकि पिछले मॉड्यूल पर ही आधारित कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, आज हम लोग उसी परासरण दाब पर आधारित परासरण दाब नियम जो वान ठाप ने दिया था तनु विलयनों के लिए, वान ठाप ने जो नियम दिया था वांट हाफ नियम। ठीक है, हम ये पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मतलब पिछली क्लासेस से मतलब मेरा पिछले मॉड्यूल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि परासरण दाब एक अणु संख्या गुण होता है, और जब अणु संख्या गुण धर्म होता है तो कणों की संख्या ज्यादा होगी तो परासरण दाब भी ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? कणों की संख्या तब होती है जब उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो मात्रा ज्यादा होगी तो अगर विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो हम दूसरे अर्थों में यह भी कह सकते हैं कि उस विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आपको यहां ऐसे समझाऊं। देखिएगा, मैंने कहा कि कणों की संख्या ज्यादा होने से मतलब है, अगर कणों की संख्या ज्यादा होगी मतलब मात्रा ज्यादा होगी, मतलब मोलों की संख्या अगर ज्यादा होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, विलयन में अगर कणों की संख्या ज्यादा होगी मतलब मात्रा ज्यादा होगी, मतलब मोलों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सांद्रता भी ज्यादा होगी, क्योंकि सांद्रता C बराबर होता है N/V होता है। तो मोलों की संख्या ज्यादा तब होती है जब मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो सांद्रता भी ज्यादा होगी। एक बात समझ लें, और सांद्रता ज्यादा होगी तो पिछले टर्म पर मैंने ये बताया था, विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी बेटा तो परासरण दाब भी ज्यादा होगा, यानी अधिक सांद्रता वाले विलयनों का परासरण दाब अधिक होता है, कम सांद्रता वाले विलयनों का परासरण दाब कम होता है। यानी अगर मैं आपको दो व्यवहारिक उदाहरण आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर आप पिछले मॉड्यूल को सही ढंग से आप लोगों ने समझा है तो आप इमेजिन करिए। ठीक है, इमेजिन क्या करिए, एक तरफ बेटा कम सांद्रता का विलयन भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ अधिक सांद्रता का विलयन भरा हुआ है। बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। समझ में आ रही है बात? झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, कम सांद्रता का विलयन, अधिक सांद्रता का विलयन और बीच में अर्धपारगम झिल्ली। तो क्या होगा बताइए? तो आप क्या कहोगे? जवाब क्या होगा कि सर कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चलते हैं। इसका मतलब ये निकला, इसी को अपन ने परासरण कहा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकला कि परासरण की क्रिया किस ओर हो रही है? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर हो रही है, विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगर मुझे परासरण की क्रिया को रोकना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको कि सर जिस ओर कण जा रहे हैं, अर्थात अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर कण जा रहे हैं, उसी विलयन के ऊपर मुझे वाह्य दाब लगाना चाहिए। क्योंकि अगर इधर दाब लगाया कम सांद्रता पर तो फिर तो क्रिया और तेजी से होगी, रुकेगी थोड़ा ना, और उल्टी तेजी से होगी। तो क्रिया को रोकना है तो जो कण जिधर जा रहे हैं उधर जाने से रोकिए। भाई अगर भीड़ अगर आ रही है मेरे सामने तो मैं अगर भीड़ के बैक साइड में धक्का दे रहा हूं तब तो समझ लो कि भीड़ और आएगी, इधर भगेगी। तो मैं क्या करूंगा? उसके सामने आकर भीड़ को रोकूंगा। मतलब ये निकला कि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर वाह्य अतिरिक्त दाब लगाना पड़ेगा, जिससे जो विलायक के कण इधर आ रहे थे वो रुकने लगे। अर्थात अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त वाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे अपन ने परासरण दाब कहा। ठीक है, इसका मतलब अधिक सांद्रता ज्यादा होगी तो बेटा परासरण दाब, यानी वो जो दाब लगाया जा रहा है वो दाब भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई?
तो सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो परासरण दाब भी ज्यादा होगा। इसे समझाने के लिए वान ठाप ने नियम दिया था जो परासरण दाब के लिए नियम कहलाता है। लेकिन वान ठाप के इस नियम को समझने से पहले, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट तौर पर यहां पर नियम बता रहा हूं, लेकिन इस डायरेक्ट नियम से पहले हम लोगों को दो नियम पर विचार करना पड़ेगा। वो दो नियम क्या है? एक तो है वान ठाप बॉयल नियम। आखिर इसकी जरूरत कहां पड़ी? वान ठाप ये कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, वान ठाप ये कहते हैं कि तनु विलयनों में, तनु विलयन क्या होते हैं? जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना। विलयन में, तनु विलयन में, ये जो मैंने दिखाए हैं ये आप इनको मान लीजिए कि एक तनु विलयन है जिसमें ये विलय के कण हैं जो संपूर्ण पात्र में वितरित हैं। तो इन विलय के कणों का व्यवहार ध्यान से समझिएगा बेटा। तनु विलयनों में, तनु विलयन किसको कहते हैं हम लोग? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो इनका कहना यह है कि तनु विलयनों में विलय के कणों का व्यवहार ठीक आदर्श गैसों के कणों के जैसा होता है। किस जैसा होता है? ये विलय के कण है, ये विलयन के अंदर मान के चलो ये विलय के कण है, इनका व्यवहार ठीक वैसा होता है जैसा कि आदर्श गैसों में उनके गैसीय अणुओं का होता है। इस लॉजिक को इन्होंने समझाने का प्रयास किया वान ठाप ने। वान ठाप क्या कहते हैं? तनु विलयनों में विलय के कणों का व्यवहार, तनु विलयनों में विलय के कणों का व्यवहार ठीक आदर्श गैसों के समान व्यवहार होता है। जिस तरह से आदर्श गैसें व्यवहार करती हैं, आदर्श गैसों में बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम ये फॉलो होते हैं, ठीक वैसे ही इन्होंने भी बताई बात। इसका मतलब इनमें भी वे ही नियम लागू होने लगते हैं, इनमें भी मतलब तनु विलयनों में वे ही नियम लागू होने लगते हैं जो आदर्श गैसों में लगते हैं। बात आ रही दिमाग में? क्योंकि आदर्श गैसों का जो व्यवहार है ठीक वैसा ही व्यवहार तनु विलयन के अंदर विलय के कणों का होता है। तो इन्होंने क्या बताया? वान ठाप बॉयल नियम दिया, ठीक है। एक नियम वान ठाप बॉयल नियम, एक है वान ठाप ताप और दाब संबंधी नियम। बात समझ में आई? तो इनका कहना यह है, इस नियम में इन दो नियमों को मैं मिलाकर डायरेक्ट नियम यहां लिखूंगा, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्ट नियम की उत्पत्ति कहां से हुई उसे आप देखिएगा। इनका कहना यह है, वान ठाप बॉयल नियम का कहना यह है कि अगर मान के चलिए जैसे इसमें कणों की संख्या अगर ज्यादा होती है, उससे अपन दो तीन तरीके से कह सकते हैं। अगर इस पात्र में, अगर मैं इसे गैसों का पात्र कह दूं, ठीक है ना, गैस का पात्र कह दूं, और इसमें गैस की मात्रा ज्यादा है, तो आप जानते हो गैस की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो, ठीक है, तो गैस की मात्रा अगर ज्यादा होने का मतलब मोलों की संख्या ज्यादा होना, मतलब सांद्रता ज्यादा होना, कहेंगे अपन इस बात को, मतलब दाब ज्यादा होना, होगा कि नहीं? मोलों की संख्या, कणों की संख्या ज्यादा होगी तो दाब ज्यादा होगा कि नहीं? यही बात अगर मैं विलयन के लिए कहूं तो विलयन के लिए यही बात लग जाएगी। देखिए, गैसों के लिए तो अपन दाब शब्द का इस्तेमाल करेंगे और विलयन के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे परासरण दाब का, ठीक है ना। दोबारा फिर समझें, गैसों के लिए दाब का इस्तेमाल करेंगे तो विलयन के लिए हम उसी चीज को परासरण दाब का इस्तेमाल करेंगे। यहां मैं क्या बता रहा हूं कि अगर इस गैसीय पात्र में मोलों की संख्या, यानी गैसों के कणों की संख्या अगर ज्यादा है तो दाब ज्यादा होगा कि नहीं? और कणों की संख्या ज्यादा होती है तो सांद्रता भी ज्यादा होती है, तो आप जानते ही हैं। तो यहां वान ठाप ने क्या बात बताई? वान ठाप कहते हैं कि ऐसे विलयनों का परासरण दाब यानी पाई सांद्रता के समानुपाती होता है। ये बात इन्होंने कही। सांद्रता ज्यादा होगी तो, जैसे गैसों की सांद्रता ज्यादा होती है तो दाब ज्यादा होता है कि नहीं? ठीक है ना। दाब कौन लगाता है? गैसीय अणु, और गैसीय अणुओं की मात्रा ज्यादा है मतलब सांद्रता ज्यादा है तो दाब भी ज्यादा होगा। वैसे ही अगर सांद्रता अगर ज्यादा है तो परासरण दाब भी ज्यादा होगा। तो वान ठाप बॉयल नियम क्या कहता है? एक निश्चित ताप पर, यहां तापक्रम को निश्चित करा गया, ठीक है ना। एक निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो एक संबंध तो बेटा ये बनाया था इन्होंने, ठीक है ना।
जिसे बॉन्ट हाफ बॉयल के नियम से जाना जाता है। बॉयल नियम गैसों के लिए दिया गया था, वांटा बीच में कूद पड़े तो इन्होंने विलियन के लिए भी दोनों बातों को जोड़ दिया। दूसरा है वांटा ताप दाब नियम, जिसमें दाब और ताप के बीच में संबंध बताया गया। तो ये क्या कह रहे हैं यहां पर कि अगर सांद्रता निश्चित हो, यानी दो अलग अलग पात्र हैं बेटा, दो अलग अलग पात्र हैं और दोनों में विलयन की सांद्रता समान हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यानी यहां पर अपन कहना चाहेंगे निश्चित सांद्रता। अब सांद्रता कह दो बेटा आप या कह दो तन्यता, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है चूंकि सांद्रता C बराबर 1/V, यानी V का मतलब हो गया तन्यता, ठीक है ना, तनु आयतन, ठीक। जैसे अगर मैं यहां पर इस्तेमाल करूं तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं बेटा, इसी पाई समानुपाती C को मैं एक और तरीके से क्या लिख सकता हूं, पाई व्युत्क्रमानुपाती V लिख सकता हूं कि नहीं मैं आपको, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि वांटा ताप दाब नियम ये कहता है कि निश्चित सांद्रता हो यानी तनुता हो, ठीक है, तो विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने संकेतों में लिखा है, जैसे यहां लिखता तो मैं क्या लिखता, परासरण दाब जो पाई का संकेत है, सांद्रता C का संकेत है, तो परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती है, क्योंकि आपने ताप को यहां पर निश्चित किया है और सांद्रता को अगर निश्चित कर दें तो परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? इन दोनों संबंधों को वांट हाफ ने एक साथ मिला दिया। क्या मिला दिया? तो मिलाने के बाद ये नियम हो गया पाई समानुपाती C इंटू T हो गया। देखो पाई समानुपाती C, पाई समानुपाती T, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली तौर पर ये याद रखेंगे, वो क्या था, इस नियम की उत्पत्ति कहां से हुई, ओरिजिन कहां से हुआ, तो नियम कहां से ओरिजिन हुआ वो वहां से लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट कह देंगे। तो वांटाप नियम के अनुसार इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करिए, फिर आप लोग लिखोगे तनु विलयनों का परासरण दाब, तनु विलयनों का परासरण दाब, तनु विलयनों का परासरण दाब जिसको अपन पाई से इंडिकेट करेंगे, तनु विलयनों का परासरण दाब, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता यानी C तथा परम ताप के गुणनफल के समानुपाती होता है। परम ताप यानी कैपिटल T के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होता है। आपको बेटा डायरेक्टली ये याद रखना है आगे, वो मैंने क्या करा दिया आपको, मैंने करा दिया है आपको कि उत्पत्ति का आधार कहां से लिया। आपको डायरेक्टली ये रिलेशन याद रखना है, पाई समानुपाती C इंटू T। बात समझ में आ गई? अच्छा, समानुपाती का चिन्ह हटाइए, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लिखने के लिए समानुपातिक स्थिरांक लेकर आएंगे। चूंकि ये बिलियन के लिए कहा जा रहा है, बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, तो यहां पर S लिया है, S, ठीक है, आगे पीछे कहीं भी लिख दूं CST, C और T तो वही है, S ये आ गया, एक साथ बोलने के लिए ऐसा कर देते हैं CST। अच्छा, S क्या चीज है यहां पर, तो S विलयन का स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं, विलयन स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान गैस स्थिरांक, ध्यान से सुनिएगा, जिसका मान गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक को इंडिकेट किससे करते हैं, R के समान होता है। ध्यान रखिएगा क्या मान होता है, R बराबर होता है, 11वीं क्लास में पढ़ा था, 0.0821 लीटर वायुमंडलीय मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर लीटर वायुमंडल में देखना है तो गैस स्थिरांक का मान ये होता है। इसी तरह से और भी तमाम मान होते हैं, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। वायुमंडली के स्थान पर अगर बार लगाता हूं, जो आप जानते हैं, एक वायुमंडली दाब बराबर होता है 1.013 बार, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना होगा 0.083, क्योंकि एटीएम हटाकर मैं एक वायुमंडली दाब का बार में मान रख दूंगा, जो कि 1.0
013 बार होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आप इनमें से कोई सा भी जो याद क्या दोनों रख सकते हैं आप लोग। तो एस के स्थान पर अपन किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो पाई बराबर CRT लिख देंगे। ठीक है ना, एस के स्थान पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, क्योंकि वो आर बिलियन का जो स्थिरांक है, दरअसल वो उसका मान गैस स्थिरांक के बराबर ही होता है। तो ये तनु विलयनों का परासरण दाब नियम हो गया। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि हम अगली जो हेडिंग होगी हमारी कि परासरण दाब की सहायता से, आपको याद होना चाहिए चारों अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से हम लोगों ने क्या निकाले हैं, अवाष्पशील विलेय का, यानी विलयन में जो विलेय घुला हुआ उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग के तौर पर अगर मैं ये कह दूं परासरण दाब की सहायता से, इसी में कह दिया बेटा मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखना वो हेडिंग वो होगी। तो परासरण दाब की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, करते हैं कि नहीं हम लोग, बाकी अणु संख्या गुणधर्म से किया था, ज्ञात करना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत बेटा यहीं से करनी है आपको। कहां से करनी है, वान ठाप के परासरण दाब नियम से ही करनी है कि सर पाई समानुपाती C इंटू टी, राइट, पाई बराबर CST। आप आगे जाकर एस लिखना बंद कर दीजिए, सीधा आर लिखा करो। तो पाई बराबर क्या आ गया, CRT आ गया। C क्या चीज है, सांद्रता, और चूंकि सांद्रता C बराबर होता है मूलों की संख्या बटे आयतन, जानते हैं कि नहीं हम लोग, सांद्रता बराबर या तो कह दो 1/V। 1/V कब कहते हैं, जब मूलों की संख्या निश्चित हो, तो 1/V के रूप में कह देते हैं, और मूलों की संख्या में अंतर आ सकता है तो हम कह देते हैं सांद्रता C बराबर N/V। भाई कोई सोचो बेटा, कोई विलयन बना हुआ है, उस विलयन में अगर विलेय की मात्रा बढ़ा रहा हूं यानी मोलों की संख्या बढ़ा रहा हूं, तब तो हम N लिखते हैं, तो N बढ़ाने पर C बढ़ेगा। और अगर बने बनाए विलयन में विलेय की मात्रा उतनी है, बस सिर्फ मैं पानी बढ़ा रहा हूं, तो मात्रा तो उतनी है, तो अपन कहेंगे पानी बढ़ाने पर यानी तनु करने पर सांद्रता में कमी आती है, तो हम लोग C बराबर 1/V के रूप में लिखते हैं। बात समझ में आ रही, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। चलिए, तो पाई समानुपाती CRT में C बराबर होता है मूलों की संख्या बटे आयतन। ठीक है, विलयन की सांद्रता बराबर, अच्छा यहां जो सांद्रता इस्तेमाल में लाई जाती है, याद रखिएगा सांद्रता यहां पर मोलरता वाली ली जाती है। कौन सी, मोलरता वाली, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोलों की संख्या बटे आयतन मोलरता वाली सांद्रता होती है। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं यहां से इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूंगा पाई बराबर सांद्रता C के बजाय क्या निकाल रहे हैं हम, पहली बात तो सुनो, परासरण दाब की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है ना, हेडिंग को मान में रखिए। अभी मैंने परासरण दाब नियम बताया था, अब उस परासरण दाब की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, कहां से, परासरण दाब नियम से। ठीक है ना, वान ठाप ने जो परासरण दाब नियम दिया था तनु विलयनों का, वहीं से इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सांद्रता C बराबर मूलों की संख्या बटे आयतन है, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं तो मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर वाला। कोई दिक्कत, संकेत इस्तेमाल किए है बेटा मैंने, यहां पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वही बात है, मूलों की संख्या बटे आयतन, किसके मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे आयतन किसका, विलयन का आयतन। ठीक है, इतना तो अपन जानते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने सांद्रता की तमाम इकाइयों के बारे में पढ़ा था। तो मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणा ये चल रहा है हमारा RT बेटा। इज दैट क्लियर। और ये आयतन जो है वो लीटर वाला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं बेटा। मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है ना, तो मोलों की संख्या लानी पड़ेगी, और मोलों की संख्या यानी C के स्थान पर रखा है आपने। तो इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो पाई बराबर मैं लिख सकता हूं बेटा WB बटे MB। किसके स्थान पर रखा है बताइए अपने आप को, मोलों की संख्या के स्थान पर विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान लिखा गया है, गुणा RT बटे विलयन का आयतन लीटर वाला। अच्छा, मिलीलीटर में करना है तो वही ABCD पढ़नी पड़ेगी आपको। मिलीलीटर में यहां लिख तो सकते हैं, लेकिन ऊपर 1000 का गुणा करेंगे। तो आप इस सूत्र की सहायता से
विलयन का परासरण दाब निकाल सकते हैं भाई। क्या क्या मालूम होने पर, विलय की कितनी मात्रा को, ठीक है ना, विलयन के कितने आयतन में घुला हुआ है, अभी हम करेंगे सवाल इसके बारे में। और आर का मान तो कांस्टेंट होता है, टी देखना, टी परम ताप वाला होता है, यानी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो आप उसे केल्विन में बदलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और मोलर द्रव्यमान, तो अगर मोलर द्रव्यमान निकालना है तो एमबी को उधर ले जाओ बेटा, एमबी बराबर डब्ल्यू बी बटे पाई गुणा आर टी बटे विलयन का आयतन लीटर वाला। तो समीकरण इसकी सहायता से आप, समीकरण 2 दे देता हूं मैं इसको, तो समीकरण 2 की सहायता से आप मतलब परासरण दाब का मान मालूम हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। बैठी कुछ दिमाग में, परासरण दाब नियम समझ में आया आपको, और फिर परासरण दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे, तो मैंने वहीं से जो नियम लिखा था ना, हमने नियम से ही मैंने वो बात आपको ले गई। सी की जगह ये तो एस की जगह तो आर लगा दिया, क्योंकि विलयन स्थिरांक है ना या गैस स्थिरांक है ना, एक ही बात है, क्योंकि मान समान होता है, ठीक है ना, मान तो वो लिखा गया है। मूलों की संख्या सांद्रता बराबर होती है बेटा, मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या सांद्रता कौन सी वाली होती है, मोलरता वाली, ठीक है ना, मोलरता ही तो है ये मूलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, ठीक है। और मूलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, ये लगा दिया गया। मोलर द्रव्यमान निकालना है तो एमबी को उधर ले जाइए, पाई को उधर ले आइए, तो समीकरण 2 की सहायता से हम लोग अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। बात आई समझ में? तो उम्मीद है कि आप लोग इसे अगर नोट करने वाले छात्र होंगे तो नोट कर ही रहे होंगे, ठीक है। और वैसे तो स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए इसका, ऑलमोस्ट आपके पास लिखा हुआ है। उन 2 नियमों से मिलकर वन टॉप का नियम बना था, इज दैट क्लियर? अब उन नियमों पर बस केवल थोड़ा सा अपनी रोशनी डाल सकते हैं बस, ठीक है ना, कि ये नियम कहां से जनरेट किया गया था, ठीक है ना। आपको पेपर में डायरेक्टली ये नियम इस्तेमाल करना है। वन टॉप का नियम करने की बात आती है तो परासरण दाब नियम ऐसे पूछा जा सकता है, या वन टॉप का नियम लिखिए तो आप वन टॉप का विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए परासरण दाब नियम ये लिखिए। तो मैं यहां से बेटा इसे इरेज कर दूं, ओके। आप लोग जब तक ये नोट कर रहे हैं तो आप नोट करिए, यहां से इस चीज को मैं समझा हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अच्छा, यहां एक महत्वपूर्ण बात जो है, एक तो मैं आपको अभी सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। सवाल कराने में आपको रोल प्ले किसका रहेगा बेटा, सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। तो सूत्र याद होने के लिए मैं आपको एक और बात बता दूं, हटा दूं यहां से, ओके। चलिए, तो आपने ये बात समझी कि जिस विलयन का परासरण दाब, जिस विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है बेटा, उसका परासरण दाब भी ज्यादा होता है, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है ना। और क्या बताऊंगा मैं इसके बाद में आपको इस मॉड्यूल के अंतर्गत, ठीक है ना। मैं यहां से रेज कर दूं क्योंकि सवाल करेंगे तो मुझे तो याद है, लेकिन आपको सवाल करने के लिए क्या मालूम होना चाहिए बेटा, आपको मालूम होना चाहिए सूत्र, ठीक है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनने और समझने का काम करेंगे। गौर से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं। आपके दिमाग में ये बात तो बैठी गई है कि 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना। तनु विलयनों के अणु संख्या गुण कितने होते हैं बेटा, 4। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। अब मान के चलिए हमें सवाल करना है और सवाल में हम भूलने लगे कि बताइए कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करना था, तो बेटा 0 लेवल की कहानी पर पहुंच जाइए, उसकी ओरिजिन कहां से हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परासरण दाब में हमने क्या बताया था, ओरिजिन कहां से हुई, पाई समानुपाती C इंटू टी, हरी बात से, ये ओरिजिन है। ओरिजिन होते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि पाई समानुपाती C इंटू टी, यानी पाई बराबर CRT, और C मतलब सांद्रता है बेटा, और सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन, और मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका पाई बराबर, मैंने अब ले आया यहां पर WB बटे MB गुणा RT बटे V। बात समझ में आ गई? अपने आप को इस तरह से याद करिए, इस तरह से तैयार करिए आप। पाई समानुपाती C इंटू टी, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, और C यानी सांद्रता है, सांद्रता मतलब मोलों की संख्या बटे आयतन, मोलों की संख्या की जगह आएगा WB बटे MB, ठीक है, और ये आयतन है ही। तो इस तरह से आप लोग उसके ओरिजिन को याद रखिए,
अगर सवाल करने के दौरान आपसे सूत्र भूल जाया करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो परासरण दाब के लिए हो गया। अब मैं आपको इससे ऊपर हिमांक अवनमन में अगर भूल गए हैं तो हिमांक अवनमन में भी आपको याद दिला दूं, हिमांक अवनमन किसके समानुपाती होता है बेटा? मूललता के समानुपाती होता है। तो हिमांक अवनमन अगर मूललता के समानुपाती होता है तो समानुपाती का स्थिरांक उठाकर आप लोग केएफ लेकर आएंगे, और समानुपाती के स्थान पर केएफ जब लेके आए तो, और मूललता का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, WB बटे MB गुणा विलायक का भार। अगर यहाँ किलोग्राम लिख रहे हो तो ठीक है, और ग्रामों में लेकर आ रहे हैं तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो मालूम है, ये क्या हो गया बेटा? मूललता हो गई। याद आ रहा है कि नहीं? हिमांक अवनमन मूललता के समानुपाती होता है। समानुपाती के स्थिरांक आ गया जिसको मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ऐसे ही ऊपर चला में क्वथनांक उन्नयन भी मूललता के समानुपाती होता है। तो समानुपाती के स्थान पर स्थिरांक लेकर आए तो बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट वाला स्थिरांक आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट वाला आएगा, इनटू मूललता का ये पूरा फॉर्मूला बेटा यही WB बटे MB गुणा 1000 बटे विलायक का भार, ठीक है, ग्रामों वाला, विलायक का भार ग्रामों वाला। यहां की बात करें तो यहां पर आपको याद क्या करना होगा? बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन, और बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन होता है डेल्टा P बटे P0A बराबर होता है, याद करो, XB। क्या होता है? XB ओरिजिन यानी शुरुआत, XB यानी विलेय का मूल बिंदु के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम हो गया। किसका नियम हो गया? राउल्ट का नियम। याद आ रहा है कि नहीं? बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल बिंदु के बराबर होता है। और XB को जब अपन ओपन करेंगे तो वो आता है क्या? NB बटे NA प्लस NB। फिर अपन कहते हैं विलयन अत्यंत तनु हो तो, याद आ रहा है कि नहीं? विलयन अत्यंत तनु हो तो हम विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को नगण्य मान सकते हैं विलायक के मोलों की। तो क्या बचा? NB बटे NA प्लस NB में से विलयन में हमने नगण्य माना है तो NB बटे NA बचा, तो NB बटे NA लिख दिया। NB की जगह अपन क्या लिख देते हैं बेटा? WB बटे MB बटे WA बटे MA। तो MA चला जाता है ऊपर और WA आ जाता है नीचे। याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस तरह से हम चारों प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म, अब आपको जो समझना है वो है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझा रहा हूं। वो चारों सूत्रों को आप अपनी कॉपी में बार बार नोट करने के बाद निकालेंगे। एक तो आप अपने आप को यह बताइए कि अणुसंख्या गुणधर्म पर आधारित अगर मुझे सवाल करने हैं तो चारों सूत्रों को मैं याद कर पा रहा हूं कि नहीं, मुझे याद है कि नहीं। तो आप अपने आप को बताने के लिए बार बार रिपीट करिए, रफ कॉपी पर लिख लिख कर देखिए। बाजदाब के आपेक्षिक अवनमन वाला सवाल आया है तो मैं भूल तो नहीं गया सूत्र को, तो आप उसकी ओरिजिन यानी शुरुआत पे जाइए। ऐसे क्वथनांक उन्नयन वाले पर जाइए, हिमांक अवनमन पर जाइए, परासरण दाब पर जाइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, अब आप देखिए W बटे W, इसमें W बटे W नहीं है, इसमें क्या है? W बटे V। कि सर ये क्या मतलब है आपका? तो मैं मतलब जो बताने की प्रयास कर रहा हूं कि बेटा ये जो तीन अणुसंख्या गुणधर्म हैं उनमें अगर कोई विलयन दिया जाता है और उस विलयन की परसेंटेज दी जाती है तो वो परसेंटेज कौन सी वाली होगी? W बटे W परसेंटेज वाली होगी। देखो, साथ ही एक और बात आप देखेंगे, ताप केवल इसी में नियत है, इसी के अंदर नियत मतलब ताप केवल परासरण दाब वाले है और किसी वाले में भी ताप नहीं है। ये ताप कौन सा बेटा? ये क्वथनांक है, ये ठीक है ना, ये क्वथनांक है, राइट। तो ताप का रोल प्ले केवल परासरण दाब वाले में है और उसमें ऊपर से नीचे किसी के में भी नहीं। इज दैट क्लियर? चले, तो ये तीनों में तो होता है W अपॉन W परसेंट। देखो W बटे W, W बटे W, W बटे W। इस वाले में मतलब किस वाले में? परासरण दाब वाले में विलयन की जो परसेंटेज होती है वो W बटे V परसेंटेज वाली होती है। इस बात को समझाने के लिए आपको जो मैंने सवाल दिए गए थे उनमें से मैं एक सवाल की बात करता हूं। एक सवाल है आपका 5% शर्करा विलयन, ठीक है, आपका जो सवाल दिया गया है उसमें देखिएगा 5% शर्करा विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर का मान दिया, नहीं देगा तो भी आपको याद रखना पड़ेगा 0.0821 लीटर वायुमंडलीय मोल इनवर्स केल्विन। ठीक है ना, इस तरह का एक सवाल दिया गया है
जिसमें 5% शर्करा विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना, परासरण दाब ताप से प्रभावित होता है, इसलिए ताप का रोल प्ले किया गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो बृहद अणु होते हैं जो अधिक ताप पर स्थायी नहीं रह पाते, बृहद अणु उनको कहते हैं जैसे कि प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन वगैरह, बृहद अणु एक तरह से बहुलक जैसे होते हैं। तो मैं अगर प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन जो है ज्यादा तापक्रम पर स्थायी नहीं रह पाता, इसलिए प्रोटीन वगैरह के अगर मुझे अणु भार निकालना हो तो मुझे तापक्रम को याद रखना तापक्रम को दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा तापक्रम पर प्रोटीन स्थायी नहीं रह पाता। तो परासरण दाब निकालने के लिए परासरण दाब की सहायता से उनका बृहद अणुओं का मोलर द्रव्यमान आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। यानी दोबारा सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, जो प्रोटीन जैसे बृहद अणुओं का मोलर द्रव्यमान निकालने में परासरण दाब वाली विधि अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें ताप प्रयुक्त होता है, और जो बृहद अणु होते हैं वो ज्यादा तापक्रम पर स्थायी नहीं रहते, ऐसा समझिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब इस सवाल को करने के लिए हमें निकालना परासरण दाब। तो बेटा पहले तो परासरण दाब का सूत्र मैं आपको लगाता हूं, ठीक है ना। यहां दिया गया है तो अभी आप लोग बाद में मेंशन करेंगे, दिया गया है, मैंने परासरण दाब निकालना है, तो पाई बराबर WB बटे MB गुणा RT बटे VS, विलयन का आयतन। आप भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना ऐसे लगाएं, पर मैंने आपको शुरुआत से बताया इसलिए मैं आपको वही तरीका अपनाऊंगा, ठीक है ना, विलयन का लीटर। अब आपको बेटा पाई निकालना है, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? WB तो नहीं दे रहा, लेकिन वो कह रहा है 5%, यानी एक बिलियन है शर्करा का, सुक्रोज का एक बिलियन है, इस बिलियन की परसेंटेज दे रहा है। और मैंने क्या बताया आपको, अगर सवाल परासरण दाब वाला है उसमें दी गई परसेंटेज कौन सी वाली होगी बेटा? W/V परसेंटेज वाली होगी। तो आप इस बात को यहां ये लिखेंगे, 5% शर्करा विलयन का अर्थ है कि 5% शर्करा विलयन का अर्थ है कि 5 ग्राम शर्करा, यानी WB बराबर 5 ग्राम विलयन के 100 ml में घुला हुआ है। कहोगे कि नहीं आप? क्योंकि W/V वाली परसेंटेज निकालनी है आपको, तो WB बराबर 5 ग्राम और विलयन का आयतन 100 ml। और अगर आप लीटर में बदलना चाहते जो डायरेक्ट यहां लगाओगे तो 0.1 लीटर, कोई प्रॉब्लम नो। तो 5% शर्करा विलयन का मतलब हो गया W/V वाली परसेंटेज निकालनी। यही सवाल बेटा अगर यहां किसी इनमें से किसी के लिए होता तो W/W परसेंटेज लगाते आप, ठीक है ना, जिसमें विलय का भार 5 ग्राम और विलयन का भार, ध्यान रखना, विलयन का भार 100 ग्राम, फिर उसमें से आप विलायक का भार लगाते। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये बात तो रही यहां की 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T बराबर हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा 273 जोड़ दिया गया, तो ये 300 केल्विन हो गया। परम ताप केल्विन में लिखना होगा। इसके बाद में और क्या क्या जरूरत पड़ेगी हम लोगों को? हाँ, शर्करा यानी सुक्रोज, और सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? C12H22O11, C12H22O11। और इस सूत्र से जब अपन का मोलर द्रव्यमान जो यहां लगाएंगे ना हम लोग, ये MB लगाएंगे, तो ये निकलता है 342 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, 342 ग्राम प्रति मोल आप इस तरह से लगा लेंगे। कार्बन का 12, एक कार्बन का 12, 12 गुणा 12 144 हो गया, एक हाइड्रोजन का 1, ठीक है, 22 हाइड्रोजन का 22 हो गया बेटा, एक ऑक्सीजन का 16, 11 ऑक्सीजन का 16 धाई 160 और 16 76 176 176 जोड़ दो बेटा, 6 और 4 10, 10 और 4 14 की 4 हासिल की 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14 की 4 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 3, 342 हो जाना चाहिए। ये क्या गड़बड़ हो रही है? 6 और 4 10 और 4 14, 12 गुणा 12 144 हो गया, 12 धाई 120, सॉरी 12 धाई 120 बेटा, ठीक है, और 12 दूनी 24, 144, यस सही है। और ये हो गया आपका 22 हाइड्रोजन का 22 और 16 धाई 160, 16 धाई 160 और 16 176, सही है। 6 और 2 8, 8 और 4 12, हाँ मेरे से गलती हो रही, 6 2 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1, 342 ही आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये मोलर द्रव्यमान हो गया। अब कुछ काम करने का नहीं है, खास बात नहीं है, अब तो परासरण दाब की वैल्यू लगाइए, निकालिए आप। WB कितना हो गया हमारा 5,
अगर पूरे मात्रक लिख रहे हैं तो बेटा ग्राम लिख दिया गया। एमबी कितना लिखूंगा मैं, मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, लिखूंगा गुणा आर का मान लिख दीजिए 0.0821 लीटर वायुमंडलीय मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। सारी मात्रक लगाने से आपको ये मालूम हो जाएगा कि परासरण दाब का मात्रक किसमें निकलेगा। टी यानी 300 केल्विन बेटा, 300 केल्विन, और विलयन का आयतन जो है 0.1 लीटर है। अब मैं आपको देखिए सॉल्व करना है, वो तो आपके पास सॉल्व किया हुआ है, गुणा भाग कर ही लेंगे। आप तो मात्रक देखिए क्या क्या कटेगा। लीटर से बेटा लीटर वाला मान कट जाएगा, केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा, ओके। प्रति मोल ये लिखा है, या ये कह दें मोल इनवर्स लिखा है तो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, वायुमंडलीय बचेगा। बात समझ में आ रही है, केवल वायुमंडलीय बचेगा। तो आप पाई का ये मान जो भी यहां आएगा वो वायुमंडलीय में निकल आएगा, जो आपको मैंने निकाल कर दिया है, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को इसके आंसर की बात करूं तो बेटा इसके आंसर में ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 3.6 ATM आ जाएगा। कितना बेटा, 3.6, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो मोटे मोटे तौर पर आपके समझ में आया क्या क्या आना चाहिए, आपके आना चाहिए कि सर 4 प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्मों में अगर किसी गुणधर्म के आधार पर सवाल दिया गया है और उसमें विलयन की परसेंटेज अगर दी गई है तो क्या करेंगे आप, तीनों ऊपर वाले बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नय और हिमांक अवनमन में दी जाने वाली वो परसेंटेज W/W परसेंटेज होगी, लेकिन परासरण दाब वाले में वो दी जाने वाली परसेंटेज W/V परसेंटेज होगी, ठीक है। और ये आपके सामने ये सवाल मौजूद है, तो फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। अगर जो लोग नोट कर रहे हैं केवल वीडियो को सुनते मत रहिए, बार बार मेरा कहना है रफ कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ध्यान कॉन्सेंट्रेट माइंड से बैठिएगा, फॉर्मेलिटी मत करिए बेटा, ठीक है। फॉर्मेलिटी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हो गया सवाल, ये नोट कर लो। अब मैं आपको अगले सवाल से परिचित कराने जा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट बेटा, जिनका रह गया वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, जब तक जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करो। मैं अगला सवाल लिखता हूं यहां पर। इनका कहना है प्रोटीन, अभी मैंने एक बात क्या बताई थी बेटा, प्रोटीन जैसे वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए अणु संख्या गुणधर्म की कौन सी वाली विधि उपयुक्त है, परासरण दाब, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ताप प्रयुक्त होता है, वृहद अणु ज्यादा तापक्रम पर स्थायी नहीं होते, तो तापक्रम इस्तेमाल होगा तो हमें मालूम है कि कितने तापक्रम पर लगा रहे हैं, ठीक है ना। कमरे के तापक्रम से ज्यादा तापक्रम जब हो जाता है तो वो वृहद अणु विघटित हो सकते हैं, इसलिए परासरण दाब वाली विधि अन्य की तुलना में, अन्य में ताप नहीं लिया गया ना तो मालूम नहीं चल पाएगा, इसमें ताप लिया जाता है तो क्लियर बात होती है। तो खैर सवाल सुने, प्रोटीन 0.2 लीटर विलयन, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। एक सवाल मैंने बोला 300 केल्विन पर, 300 केल्विन यहां 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था बेटा, तो हमने केल्विन में बदला था, यहां डायरेक्टली 300 केल्विन कह दिया गया। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब दे रहा है वो 2.57 गुणा 10 की घात -3 बार में दे रहा है, ठीक है ना। दाब के मात्रक होते हैं, जैसे वायुमंडलीय होता है वैसे बार भी होता है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। ध्यान रखना, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान यानी जो प्रोटीन उसमें घुला हुआ है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके पास सवाल यहां मौजूद है, ये मैंने यहां से ही हटाया, सूत्र ये मौजूद है, सूत्र को मैं लिखा रहने दूंगा यहां पर बेटा, ठीक है। ये कैसा सवाल है जिसमें परासरण दाब दे रहा है बेटा, मोलर द्रव्यमान निकाल रहा है प्रोटीन का। चूंकि प्रोटीन वृहद अणु यानी एक प्रकार के प्राकृतिक बहुलक होते हैं बेटा, प्राकृतिक बहुलक का मतलब बहुत अधिक इसका मोलर द्रव्यमान आता होगा, ठीक है ना। हजारों में मोलर द्रव्यमान आता है जो निकालना है आपको। तो एक तो ये आयतन दिया गया, मैं अगर यहां से शुरुआत करूं, विलयन का आयतन दे रहा है V बराबर 0.2 लीटर, हमको लीटर में ही लगाना है, लीटर में दे रहा है, ठीक है ना। एक बात तो आगे बढ़े हम लोग, प्रोटीन कितना घुला हुआ है इसके अंदर, तो वो दे रहा है 1.26 ग्राम प्रोटीन घुला हुआ है। तापक्रम दे रहा है बेटा T बराबर 300 केल्विन, ऐसे साफ साफ सही लिखा करो, दिया गया है वगैरह लिखते हुए अपन, ठीक है ना। क्योंकि हमें अभी जो पेपर देना है वो कंपटीशन एग्जाम का नहीं है, हमें पहले बोर्ड का एग्जाम देना होता है, उसमें सारी बातों को मेंशन किया रहो। पाई बराबर दे रहा है 2.57 गुणा 10 की घात -3 बार।
अब देखिए बार में अगर ये दिया गया है तो मुझे भले ही आर का मान नहीं दिया गया, मुझे बार वाला ही लगाना पड़ेगा, और वो क्या होता है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये हर तरीके से आपको याद रखना होगा। और प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान मुझे क्वेश्चन मार्क मैंने कह दिया। तो परासरण दाब की सहायता से ही तो निकालेंगे आप। तो एम बी को इधर ले जाओ बेटा, तो सूत्र में अगर मैं आपको नीचे अलग से भी लिख दूं कि एम बी बराबर, तो आप कहोगे डब्ल्यू बी बटे पाई गुणा आर टी बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, अब आपके पास सारी चीजें मालूम है, तो मैं अगर लगा दूं विले का भार, तो आप कहोगे 1.26 ग्राम, मात्रक भी लगा दिए ताकि आपको समझा पाऊं। पाई का मान लगा दो बेटा, ये लिखा गया है 2.57 गुणा 10⁻³ बार लिखा गया है। ऊपर चलने दो आर, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, गुणा टी का 300 केल्विन है ये बेटा, बटे क्या लिखना है मुझे, आयतन लिखना है, जो कितना है 0.2 लीटर। ठीक है ना, आपको देखिए आपको क्या निकालना है, अपने आप को बताइए। आपको निकालना है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। तो अगर आपने ये सही लगाए होंगे तो ग्राम प्रति मोल मात्रक बचना चाहिए। ठीक है, चलिए बार से बार क्रॉस हो गया बेटा, लीटर से लीटर क्रॉस हो जाएगा। अगर मैं मात्रक की बात करूं केल्विन इनवर्स से केल्विन, मैं काट रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है काटने की। ठीक है ना, आप इस बात को समझिएगा। तो ये ग्राम ये बच्चा बेटा, और ये मोल इनवर्स बच्चा। ठीक है ना, थोड़ा सा जूम कर लिया करो, अगर कोई छोटा सा दिखता हो तो जूम करके देख लिया करो कभी कभी। ठीक है ना, तो आप देखिए सारी मात्रा कट कर ग्राम प्रति मोल बचे, ग्राम प्रति मोल। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने इसकी वैल्यू को डायरेक्ट तौर पर लिख रखा है, आप लोग उसे पूरा कैलकुलेट कर लिया करो बेटा। ये आ रहा है 61,038.9, 61,038.9 ग्राम प्रति मोल। ये क्या निकाल लिया हमने, प्रोटीन का, जो प्रोटीन घुली हुई थी ना बेटा, 1.26 ग्राम प्रोटीन जो घुली हुई थी, इतने तापक्रम पर वो प्रोटीन थी, विलयन का आयतन इतना था, और इस प्रोटीन के विलयन का परासरण दाब का मान इतना था। इसकी सहायता से अपन को प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान निकालना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फटाफट बेटा अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट करिएगा। ठीक है ना, वैसे प्रयास ये किया कर जल्दी से हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, चलिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो आपके सामने यहां थी वो आपने देखी। ठीक है, तो मैं इसे तो यहां से हटा दूं, इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा आपको कहां और क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी। फिलहाल तो आप इस सवाल को नोट कर लें। इसके बाद एक सवाल मैंने दिया गया है, उस सवाल को आप खुद करने का प्रयास करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब देखो यूरिया का सूत्र क्या होता है बेटा, NH2CONH2, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है। ठीक है ना, विले का नाम दे रहा है, तो इस बार परासरण दाब निकलवाएगा वो। ठीक है ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड की केल्विन 300 केल्विन बन जाएंगे। m/10 विलियन का परासरण दाब क्या होगा, m/10 कहते हैं बेटा डेसी मोलर विलियन को, यानी यहां पर सीधी सीधी सांद्रता दी गई है, C का मान दिया गया है। अब जब सीधी सीधी सांद्रता C दी गई है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया का डेसी मोलर विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो सांद्रता C बराबर डेसी मोलर 1/10 यानी 0.1 मोलरता का विलियन दिया गया। ठीक है ना, अगर हम याद करें कि पाई बराबर CRT होता है, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सीधा यही फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, T बराबर क्या है, कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन हो गया। R का मान 0.0821 लीटर वायुमंडलीय मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो गया। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम बेटा? पाई निकालना है हम लोगों को, परासरण दाब निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यूरिया दे चाहे कुछ भी दे, आपको तो सीधा सीधा फॉर्मूले में लगाना है बेटा 0.1। ठीक है, अगर मुझसे पूरे मात्रक लगवाओगे तो मैं पूरे मात्रक लगा दूंगा। जैसे मोलरता में m ना लगाते हुए आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोल प्रति लीटर होता है कि नहीं है मोलरता के लिए। तो आप अगर मोल प्रति लीटर लिख रहे हैं आप लोग, मोल प्रति लीटर ये हो गया बेटा मोलरता। R का मान हो गया 0.0821 लीटर वायुमंडलीय मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है बेटा, और ये 300 केल्विन। ठीक है, अब देखिए कट पिटने की बात करें तो पाई का केवल मात्रक क्या बचना चाहिए, दाब का मात्रक बचना चाहिए। कट मालूम है आपको, देखिए प्रति लीटर लिखा है, ये लीटर इस लीटर से कट जाएगा, मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा बेटा। ठीक है ना, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ATM बचेगा।
और वो वायुमंडलीय दाब इसे सॉल्व करने के बाद, चूंकि सॉल्व किया ही मेरे पास है, तो ये आ जाएगा 2.46 ATM। तो इस प्रकार से हम दिए जाने वाले सवालों को, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको परासरण दाब से संबंधित किए गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल को परासरण दाब पर आधारित होगा तो हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत मुझे 2-3 बातों को और बताना है, अगर आप ये नोट कर लिया हो तो। एक तो बेटा व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। हम घरों में जो पानी पीते हैं हम कहते हैं आरओ का पानी है, आरओ का पानी है, ठीक है ना। बहुत सारे छात्रों को बस आरओ याद होगा लेकिन आरओ की फुल फॉर्म याद नहीं होगी होता है कि नहीं। तो आरओ आरओ तो वो कहते हैं कि आरओ का पानी है लेकिन फुल फॉर्म याद नहीं है बेटा उनको। तो आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स का मतलब है विपरीत यानी व्युत्क्रम, ठीक है बेटा। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग। कोई आप साइंस के स्टूडेंट है और कोई कहता है आरओ की फुल फॉर्म बताएं और आप आरओ की फुल फॉर्म ना बता पाए तो ये तो बड़ी कहना चाहिए शर्म की बात है। तो आरओ में आर का मतलब रिवर्स है, ओ का मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, परासरण कहते हैं आप लोग। रिवर्स को मतलब कहते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम परासरण कहना, प्रतिलोम परासरण कहना या विपरीत परासरण कहना एक ही बात है बेटा, ओके। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण क्या, देखिए परासरण की क्रिया कहां से कहां होती है बेटा। तो आपको मालूम है निम्न सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाला विलयन, ठीक है। विलायक के कण कहां जाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। कौन जाते हैं, विलायक के कण, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहां विलयन नहीं है और विलायक ही है यहां पर तो विलायक के कण चलने लगेंगे, ठीक है ना। और विलयन अगर है तो विलयन में से विलायक के कण जाते हैं। ये कौन है, अर्धपारगम झिल्ली, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। ये क्रिया कहलाती है परासरण क्रिया, ठीक है ना। इस क्रिया से तो आप पहले से परिचित हैं ही। अगर मैं यहां, जो परासरण की क्रिया इधर हो रही है, अगर बेटा यहां पर मैं क्या लगा दूं, दाब लगा दूं, दाब। दाब लगाने का मतलब ये कह दिया जाए कि जो दाब पहले से लग रहा था वो तो वायुमंडलीय दाब है ही, अतिरिक्त दाब लगा दिया जाए। मैंने यहां पर अतिरिक्त शब्द का इस्तेमाल कर दिया, अतिरिक्त दाब। तो दाब लगाने से क्या होगा, ये क्रिया रुक जाएगी, रुक जाएगी। रुक जाएगी का मतलब हो गया, रुक जाएगी का मतलब ये हो गया बेटा कि अब ये विलायक के कण इधर नहीं जा रहे, ठीक है। अगर उतना दाब लगाए रखते हैं तो ये दाब कितना लगाया गया, इसके बारे में मैंने क्या बताया था। जो अतिरिक्त दाब जिससे परासरण की क्रिया नहीं हो पाती, रुक जाती है, उसे अपन उस विलयन का जिसके ऊपर लगाई गई है परासरण दाब कहेंगे। तो ये जो दाब लगाया जाएगा ना, ये जिससे परासरण की क्रिया रुक गई है, वो इस विलयन का परासरण दाब होगा, ठीक है। मान के चलिए पाई बराबर जैसा भी ये निकला था, मैं इसको कह दूं 2.46 ATM, मान के चलो मोटे मोटे तौर पर ये सवाल का निकला। इज दैट क्लियर। अगर ये 2.46 ATM लगाने से अगर परासरण की क्रिया नहीं हो रही तो बेटा इसे अपन कहेंगे इस विलयन का परासरण दाब। अच्छा, अगर मैंने यहां पर 2.46 के बजाय 2 लगाया होता, 2 वायुमंडलीय लगाया होता, तो ये परासरण की क्रिया नहीं रोकती, परासरण हो रहा होता। क्योंकि 2.46 ATM लगाने पर ही परासरण की क्रिया रुकेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये मत दिमाग में समझ बैठना कि 2.46 लगाने पर रुकती है। ये सवाल के लिए मैंने ये कह दिया गया, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 2.46 के से कम लगाया होता तो क्या होता कि फिर तो परासरण की क्रिया हो रही है। इज दैट क्लियर, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि अधिक सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब ज्यादा होता है, कम सांद्रता वाले का कम होता है, ठीक है ना। तो विलायक के कण इधर जा रहे हैं, हम इस पर दाब लगाएंगे, इतने लगाने से परासरण की क्रिया रुक गई, इससे कम लगाएंगे तो रुकेगी नहीं। और अच्छा, इससे ज्यादा लगा दिया, ध्यान रखो, इससे ज्यादा लगा दिया, ये जो अतिरिक्त दाब है ये ज्यादा लगा दिया, इतने से ज्यादा लगा दिया, इतना लगा रहे थे परासरण की क्रिया नहीं हो रही, इससे ज्यादा लगा दिया, 3 वायुमंडलीय दाब लगा दिया, तो मालूम है अब क्या होने लगेगा, अब ये पूरी कहानी उल्टी होने लगेगी। अब विलायक के कण इस वाले विलयन से, इस वाले विलयन मतलब अधिक सांद्रता वाले विलयन से इधर जाने लगेंगे, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर। उल्टा हो गया कि नहीं। विलायक के कणों का गमन परासरण में इधर होता है, लेकिन आपने इस विलयन के परासरण दाब से ज्यादा लगा दिया तो क्रिया उल्टी हो गई। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई। तो
तो व्युत्क्रम परासरण की परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? परासरण के विपरीत अगर मुझे करना है, परासरण जो हो रहा था उसके विपरीत काम मुझे कराना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर अधिक सांद्रता वाले विलयन पर उसके परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। इसे बोला जाता है व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। हम जो पानी पीते हैं, आप ये सोचिएगा, हम जो पानी पीते हैं, मान के चलिए वो पानी लवणीय पानी है, वो लवण युक्त पानी है, ठीक है ना बेटा? लवणीय पानी है, लवण घुले है ना, लेकिन उस पानी को पी तो नहीं सकते हम लोग। और इधर है हमारा सामान्य पानी, ठीक है ना, जनरल पानी जिसको हम पी सकते हैं, सामान्य जल, ठीक है? तो अगर मैं लवणीय जल पर ध्यान रखिएगा, लवणीय जल पर इसके परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दूं तो क्या होगा कि सर फिर लवणीय जल में से विलायक के कण इधर जाने लगे, तो ये प्रक्रिया क्या होगी? परासरण के विपरीत काम हो गई। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसकी सहायता से हम लोग जल को विलवणीयकरण करके समुद्री पानी को लवण से मुक्त करके हम लोग उसे पीने योग्य बना सकते हैं। अच्छा, इसमें दाब अधिक झेलना पड़ता है, तो ये जो झिल्ली, अर्धपारगम जो झिल्ली है, ये सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, जिसमें उच्च दाब को सहने की क्षमता होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की, ठीक है ना? अब मैं आपको 2-3 मिनट में कुछ परासरण दाब संबंधी उदाहरणों को और मैं बता दूं। परासरण दाब, जैसा कि मैंने आपको पिछले परासरण दाब नहीं, परासरण से संबंधित उदाहरणों को, उदाहरण की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? आप जानते हैं किसमिस वाला देखा, अंगूर वाला देखा, ऐसी कुछ उदाहरण। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अगर हमारे गले में खराश है, सूजन आ गई है, तो डॉक्टर किस बात की परामर्श देता है कि आप नमक के पानी को गरम, हल्का सा गरम करके उसका गरारा कीजिए, कीजिए, कहता है कि नहीं? गले में सूजन या खराबी होने पर नमक के पानी का गरारा कीजिए। इससे क्या होगा मालूम है? नमक का पानी जो है, वो नमक का जो पानी है वो रक्त कोशिकाओं में भरे हुए सूजनकारी पदार्थ के विलयन की तुलना में अति परासारी है। कौन अति परासारी है? जिस नमक के पानी का हम गरारा कर रहे हैं ना, वो पानी अब, नमक का वो पानी अब हमारी कोशिकाओं में जो द्रव भरा हुआ है उससे ज्यादा परासरण दाब वाला है, यानी अति परासारी है। तो वो क्या करता है? जो गले में खिंचाव करने वाले कारक होते हैं उनको वो खींच लेता है। कौन? नमक का पानी जिसका हम गरारा कर रहे हैं। तो हमें जो सूजन थी, स्वेलिंग थी, गले में खराश थी, वो खिंच आती है। तो ये भी एक परासरण का एक उदाहरण हो गया। बात समझ में आ गई? कच्चे आमों का अचार बनाने में हम क्या करते हैं? उसमें नमक लगा कर रखते हैं। इससे क्या होगा कि उनमें से पानी निकल आता है बाहर। कच्चे आमों को काटने से, नमक रखने पर उसमें से पानी, ऐसे कच्चे आम का जब हम अचार बनाते हैं तो वो काफी दिनों तक सही रहता है। और उदाहरणों में सुनिएगा, और उदाहरण में आप ये सुनिएगा कि जो मुरब्बा होता है, मुरब्बा, ठीक है, वो चीनी के गाढ़े घोल में डाला रहता है। उस मुरब्बे में को चीनी के गाढ़े घोल में डालें, या फिर जो मांस, नॉनवेज खाते हैं ना, नॉनवेज मांस खाते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी कंट्री से भी मांस दूसरी कंट्री में जाता है, ये कंट्री की अपनी अपनी संधियां होती हैं, अपन को यहां इससे मतलब नहीं है। तो जो मांस, नॉनवेज खाने वाले होते हैं, वो अपने मांस को 1-2 दिन बाद अगर खाना चाहते हैं तो वो भी नमक लगाकर रखते हैं, नमक लगाकर रखते हैं। तो मांस को अगर नमक लगाकर रखा जाता है तो क्या होगा? वो नमक उसमें से पानी को खींच लेगा, मांस में से पानी को खींच लेगा, ठीक है ना? परासरण की क्रिया होगी, पानी को खींच लेगा। ऐसा करने से मांस खराब नहीं होगा, मतलब उसमें सूक्ष्म जीव नहीं पनपेंगे। ऐसे ही मुरब्बे को अगर चीनी के गाढ़े घोल में रहने रखा क्यों जाता है? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि चीनी का गाढ़ा घोल मुरब्बे के अंदर के पानी को खींच लेता है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते और हम उस मुरब्बे को काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तमाम उदाहरण मैंने आपको बताए थे। और एक और मैंने क्या बताया था? परासरण दाब प्रोटीन जैसे वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें समय का इस्तेमाल होता है। प्रोटीन जैसे पदार्थ उच्च तापक्रम पर ज्यादा स्थायी नहीं रहते, तो तापक्रम को इस्तेमाल करने से तापक्रम पर मालूम चल जाएगा कि ये कहीं विघटित तो नहीं हो गया है। ये सारी बातें याद रखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के मॉड्यूल नंबर 16 में मैंने परासरण दाब नियम बताया, तनु विलयनों का परासरण दाब नियम। इसके अलावा परासरण दाब की सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल कराए मैंने आप लोगों को, ठीक है।
और फिर इससे संबंधित आगे बात को आगे आगे बढ़ाऊं तो मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस बताई आप लोगों को, ठीक है, और परासरण की कुछ उदाहरण आपको व्यक्तिगत तौर पर मैंने आपको, ठीक है ना, और व्यवहारिक तौर पर मैंने आपको उदाहरण बताई। आगे के मॉड्यूल में अब हमारे चारों अणु संख्या गुणधर्म हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड मटेरियल और भी एक और मॉड्यूल के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो पिछले मॉड्यूल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और मिलते हैं अपन अगले दिन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू।